हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गो गन ही जिन्हों को अपनी सीट ऑफर करते हैं और कहते हैं तुम हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। तुम्हारे जैसा एस रैंक का हंटर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हमारी पावर बढ़ जाएगी और हम हंटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जिन्हों थोड़ी देर उनके प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद मिस्टर गो गन ही से कहता है आई एम सॉरी, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं अच्छा, तो मुझे लगता है कि इसको भी सिर्फ पैसा ही चाहिए। जिन्हों मिस्टर गो गन ही से कहता है मैं फाइट करना चाहता हूँ, मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है। ये बात सुन के गो गन ही और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गन ही उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है। जिन्हों से कहता है हाँ जी बिल्कुल। जिन्हों कहता है अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो एसोसिएशन वालों को सिर्फ डी रैंक की या फिर सी रैंक की डंजन्स ही मिलती है या फिर ई रैंक की डंजन्स, क्योंकि बड़े गिल्ड वाले बाकी की डंजन्स को खरीद लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लेवल अप होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं। जब तक मैं रुकता नहीं हूँ तब तक मैं ग्रो करता रहूंगा, मैं लेवल अप करता रहूंगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। जिन्हों गन ही से कहता है मुझे पूरा यकीन है अपने फैसले पर, मुझे एक डंजन के अंदर ही होना चाहिए और मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। चेयरमैन गन ही उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी आंखें तो बिल्कुल सच बोल रही हैं, इसके अंदर तो वाकई में ताकत की भूख है। ये मॉन्स्टर से फाइट करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। चेयरमैन गन ही अपने सीने पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है, कई सालों से मैंने ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। चेयरमैन गन ही कहते हैं अगर मैं 20 साल जवान होता या फिर 10 साल ही क्यों नहीं, तो मेरा भी यही ख्वाहिश होती कि मैं भी डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारता। जिन्हों खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी सिस्टर घर पर अकेली है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। चेयरमैन गन ही उसे कहते हैं मुझे टाइम देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन्हों मिस्टर वू जिन के पास से गुजरते हुए उनसे कहता है आपका हिसाब बिल्कुल गलत नहीं था। डबल एयर डंजन के इंसिडेंट के दौरान उन सारे मॉन्स्टर्स को मैंने नहीं मारा था। मिस्टर वू जिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर फिर किसने उन मॉन्स्टर्स को मारा होगा। जिन्हों वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गन ही वू जिन से कहते हैं जब हंटर्स के अंदर हीलर्स की क्लास आई और हीलिंग मैजिक स्टार्ट हो गए तो मुझे लगा था शायद मैं किसी पावरफुल मैजिक से अपनी जवानी को वापस ला सकता हूँ और अपने बुढ़ापे से निजात हासिल कर लूंगा। ऐसे ही मैं सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा गलत था। यहाँ तक कि कोई एस रैंक का हीलर भी मेरी जवानी को वापस नहीं ला सकता। कोरिया के 5 टॉप 5 गिल्ड्स इस वक्त अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। वो जितने भी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स मिलते हैं उन्हें अपने पास लेकर आ रहे हैं। फिलहाल उनके पास जितनी पावर है हमारी नेशनल मिलिट्री से ज्यादा उनके पास पावर है। अगर हम एसोसिएशन वाले उनका सामना नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल वाइल्ड जानवरों की तरह फैल जाएंगे और पूरे कंट्री पर कब्जा कर लेंगे। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं इसलिए तो आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं ताकि इन सब पर कंट्रोल रख सके, हालांकि आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर चेयरमैन उसे कहते हैं अगर एसोसिएशन को मेरी जरूरत है तो मैं हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहूंगा। लेकिन साथ ही चेयरमैन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। हंटर्स को डंजन के अंदर रहना चाहिए, मुझे भी डंजन के अंदर होना चाहिए था। चेयरमैन वू जिन से कहते हैं मेरी आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। वू जिन उनसे कहता है लेकिन आज आपके मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है। चेयरमैन उसे कहते हैं आज मैं काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मिनिस्टर से मिलकर मैं अपने मूड को खराब कर दूं। चलो मैं और तुम जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं मैंने कभी ज्यादा पिया नहीं, क्या आप फिर भी मेरे साथ पीना चाहेंगे। चेयरमैन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो चलकर पीते हैं। चेयरमैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं जिन्हों ने तो मेरे अंदर का एक जवान इंसान जगा दिया, उसकी वजह से मुझे फीलिंग हुई कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मारना कैसा है। नेक्स्ट सीन डांगसू का दिखाते हैं। डांगसू को मार पड़ रही होती है जिन्हों के फादर से। डांगसू जख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है और उसे सारी बैक फ्लैश मेमोरी याद आ रही होती है कि कैसे उसे मार पड़ी है। जिन्हों के फादर उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं। उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। डांगसू की जैसी आंख खुलती है वो हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है और कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा था। डांगसू के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं। डांगसू उनसे कहता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ डायरेक्टली पूछना है। वो बंदा जिसका नाम संग इल वान है, जिसको तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या वो वाकई में एक मॉन्स्टर था। डांगसू ऑफिसर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक सिविलियन पर अटैक किया, वो एक मॉन्स्टर था, मैंने तुमसे कहा ना। ऑफिसर के पास एक पैड होता है और उसे कहते हैं हमारे पास उस दिन की वीडियो है, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। उस दिन बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने के बाद जिस बंदे को तुम मॉन्स्टर कह रहे हो उसने बहुत सारे इंसानों की जान बचाई। मैंने आज से पहले किसी मॉन्स्टर को इंसानों की जान बचाते हुए नहीं देखा। क्या तुम अब भी उसे एक मॉन्स्टर कहना चाहोगे। डांगसू ऑफिसर से कहता है क्या तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान किसी डंजन से 10 साल बाद बाहर आया हो। ऑफिसर डांगसू की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। डांगसू से कहता है मुझे कोई शक नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे कहते हैं जैसे ही तुम ठीक हो जाओ ब्यूरो आ जाना, बहुत सारे पेपर्स हैं जो हमें हैंडल करने हैं। ऑफिसर के जाने से पहले डांगसू उनसे पूछता है उस आदमी का क्या हुआ, वो कहाँ गया। ऑफिसर उसे कहते हैं तुम्हारी फाइट के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो गायब हो गया।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी ऐसे मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हैं जिसने एक एस रैंक के हंटर डांगसू को मारा हो। ऑफिसर के वहाँ से जाने के बाद डांगसू कहता है ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हार थी, और उसी वक्त एक बैकफ्लैश सीन उसे याद आता है। जिनवू के फादर उसके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं दोबारा कभी कोरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि अगर तुम कोरिया में वापस आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी लेकिन तुम मर जाओगे। डांगसू कहता है मरने के बाद भी मेरी आंखें बंद नहीं होगी, उसने मुझे ऐसी धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मुझे पता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, मुझे उसे पकड़ने के लिए अपने इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। यहाँ से ठीक होने के बाद मुझे जल्दी से अपने गिल्ड से राब्ता करना होगा। अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स होंगे तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी उसे हराने में। उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिनवू अपने अपार्टमेंट में अपने रूम में बैठा होता है और अपनी ऑनलाइन विंडो खोलकर बैठा और कहता है एक हंटर के लिए इक्विपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारे कंट्री में हजारों के हिसाब से हंटर्स हैं, इसलिए उन सब हंटर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट्स होती हैं, जहां से हम लोग इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जितने ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे हंटर्स डंजन के अंदर उतने ही ज्यादा सेफ होंगे, और जितना ज्यादा इक्विपमेंट अच्छा होगा वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा। इसीलिए डी रैंक के या फिर ई रैंक के हंटर्स के लिए इक्विपमेंट खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनवू कहता है यहाँ पर तो बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स हैं मैं उनके साथ इन इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद सकता, और मुझे लगा था कि मेरे पास काफी सारा पैसा है। जिनवू कहता है कि डीमन कासल के अंदर फायर टाइप मैजिक काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पर सारी फायर टाइप फील्ड है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूँ वहाँ पर फायर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मुझे अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिससे मेरी बॉडी जले ना। जिनवू अपने प्लेयर विंडो के स्टोर को ओपन करता है और कहता है क्या मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई अच्छी चीज नहीं मिलती। जिनवू कहता है क्या मुझे अपने उस मैजिक को मल्टीप्लाई करने वाले क्रिस्टल को बेच देना चाहिए, उससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, फिर मैं अपने लिए इक्विपमेंट खरीद सकता हूँ। ऑनलाइन स्टोर पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे यूजर की पावर को 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं, जबकि मेरा क्रिस्टल किसी भी यूजर की पावर को डबल कर देता है। हालांकि ये और बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन एक मसला है, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ये मिला कहाँ से, क्योंकि लोग मुझ पर शक करेंगे। मैं अभी एक ई रैंक का हंटर हूँ, ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल क्रिस्टल कैसे आ सकता है? अब मैं किस किस को एक्सप्लेन करता फिरूंगा? मेरा एस रैंक का लाइसेंस मिलने में काफी दिन है। अगर मेरे रिकॉर्ड में कोई ए रैंक की डंजन को क्लियर करना लिखा हो तो फिर लोग मुझ पर कम शक करेंगे, इसलिए मुझे किसी डंजन को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, कोई भी ए रैंक की डंजन को क्लियर करने वाली टीम मेरे जैसे ई रैंक के बंदे को क्यों हायर करेगी? साथ ही वो सर्च करना शुरू कर देता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ पर तो एक टीम है जो कि ई रैंक के हंटर्स को हायर कर रही है, और जिनवू उस अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वू जिन चेयरमैन गन ही के सामने जिनवू की सारी फाइल पेश करते हैं। गन ही उसको देखकर कहते हैं यहाँ पर तो ये बहुत ही बच्चा लगता है, लेकिन अब जरा इसको देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं इस फाइल में उसके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। पिछले 4 साल से वो एक ई रैंक का हंटर है, सबसे वीकेस्ट हंटर, ई रैंक हंटर्स में से भी वीकेस्ट हंटर। चेयरमैन गन ही उसे कहते हैं क्या वो एक फॉल्स रैंकर है? मिस्टर वू जिन कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके साथ काम करने वालों से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये फॉल्स रैंकर नहीं है। मुझे लगता है कि इसे डबल वेकनिंग मिली है, लेकिन उसे भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसे डबल वेकनिंग मिली होती तो डबल लेयर इंसिडेंट में ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, ये उन सबको बचा लेता। जब ये एक ई रैंक का हंटर था बहुत ज्यादा जख्मी होकर बाहर आता था, लेकिन फिर भी ये डंजन्स के अंदर जाता क्योंकि इसकी माँ बीमार है और इसकी बहन स्कूल जाती है। चेयरमैन गन ही कहते हैं ये तो बहुत ही अजीब किस्म का लड़का है, इसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाली हुई है, जबकि इसका बाप मिसिंग है। मिस्टर वू जिन गन ही से कहते हैं चेयरमैन मेरे पास एक रिपोर्ट है, अभी भी पता चला है कि जिनवू ने एक अटैक फोर्स को ज्वाइन किया है और वो एक ए रैंक की डंजन में जाने वाला है। चेयरमैन उससे पूछते हैं उसने कौन से गिल्ड को ज्वाइन किया है? वू जिन कहता है उसने हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन किया है। चेयरमैन गन ही ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं उसने मुझे कहा था कि वो मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता है, लेकिन हंटर्स गिल्ड को उसने क्यों ज्वाइन किया? क्या वो भी पैसे की लालच में वहाँ पर गया है? क्योंकि हंटर्स गिल्ड वाले सबसे ज्यादा पेमेंट देते हैं। लेकिन साथ ही मिस्टर वू जिन कहते हैं मुझे कंफर्म सोर्स से पता चला है उसने अटैक फोर्स को ज्वाइन नहीं किया बल्कि माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। अब ये बात सुनकर चेयरमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो तो एक अटैक फोर्स टाइप है, आखिर उसने माइनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया? मुझे तो इस लड़के की समझ ही नहीं आ रही, वो एक एस रैंक का हंटर है, फिर वो डंजन के अंदर माइनिंग का काम क्यों करेगा? नेक्स्ट सीन उस अटैक फोर्स का दिखाया जाता है। डंजन के बाहर माइनिंग टीम का कैप्टन खड़ा होता है और उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर हो, टाइम पर आए हो। जिनवू माइनिंग की ड्रेस पहनकर खड़ा होता है और कहता है जी बिल्कुल, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और मेरा नाम संग जिनवू है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।